प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में वार्ता देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं, डॉक्टर वेद प्रकाश यादव। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है कृषि प्रादेशिकरण के उपागम, जो BA ऑनर्स पार्ट 3 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है। कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए भूगोलवेत्ताओं द्वारा अलग अलग उपागमों को अपनाया गया है। इन उपागमों में प्रदेश निर्धारण के आधार भिन्न भिन्न रखे गए हैं। कृषि प्रादेशिकरण के उपागमों को मोटे तौर पर हम 5 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है परंपरागत उपागम। कृषि प्रदेश का सीमांकन करने का यह प्राचीन उपागम है, सबसे प्राचीन उपागम है। इस उपागम में किसी क्षेत्रीय इकाई को धरातल, जलवायु आदि तत्वों के आधार पर प्रदेशों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें केवल एक फसल को ही क्षेत्रीय वर्णन का आधार माना जाता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने धरातलीय स्वरूप के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं ने जलवायु के आधार पर कृषि प्रदेशों का परिसीमन किया। भौतिक कारक ही जलवायु और धरातल जैसे कारक हैं। इस परंपरागत उपागम के प्रमुख आधार हैं, क्योंकि ये हमारे फसल प्रतिरूप, कृषि पद्धति आदि को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारणों से इनको प्रमुख आधार के तौर पर स्वीकार किया। दूसरा हमारा जो उपागम है वह है फार्मिंग पद्धति उपागम। ज्यों-ज्यों कृषि के क्षेत्र में विकास होता गया, तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ता गया, पूंजी का प्रयोग बढ़ता गया, उसी के आधार पर हमारे कृषि प्रादेशिकरण के पद्धतियां, फसलों के प्रतिरूप, फसल उत्पादन का उद्देश्य आदि बदलते गए। और इस कारण से जो विकसित देश हैं, जहां कृषि को औद्योगिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, केवल आर्थिक तत्व वहाँ महत्वपूर्ण होता है, जीवन निर्वहन का तत्व जहाँ महत्वपूर्ण नहीं होता, उन क्षेत्रों में फार्मिंग कृषि होने लगी। और इसी फार्मिंग कृषि को ध्यान में रखते हुए ये फार्मिंग पद्धति उपागम विकसित हुआ। इस उपागम के अंतर्गत कृषि प्रदेश का अध्ययन विशेष तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देशों में, कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में होता है। इस उपागम में कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त होता है। कृषि को उद्योग मान करके ही किया जाता है। आर्थिक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर जो भी फसलें उत्पादित की जाती हैं वो फसलें मुद्रादायक होती हैं, मुद्रादायनी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। इन फार्मों पर दुग्ध उत्पादन हो सकता है, मांस और ऊन उत्पादन हो सकता है, या कैश क्रॉप्स का उत्पादन हो सकता है। तो इस आधार पर यहाँ जो कृषि प्रादेशिकरण होता है वो दुग्धोत्पादक प्रदेश, मुद्रादायनी फसलोत्पादक प्रदेश, मांस और ऊन उत्पादक प्रदेश आदि के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपागम है बहुकारक उपागम, जिसको हम कहते हैं। जैसा नाम से आप देख रहे हैं, इस उपागम में अनेक कारकों को आधार बनाया जाता है कृषि प्रदेशों के परिसीमन का। इस उपागम को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी उपागम माना जाता है। इसमें कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए कृषि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अनेक कारक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। बहुत सारे भौतिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं।
इन सबको शामिल करते हुए इस उपागम के माध्यम से कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि कृषि को अनेक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं, अतः इस उपागम में उक्त सभी महत्वपूर्ण जो आधार हैं उनको सम्मिलित करके प्रादेशिकरण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है शस्य संयोजन उपागम। फसलों के संयोजन के आधार पर, प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में वार्ता देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं, डॉक्टर वेद प्रकाश यादव। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है कृषि प्रादेशिकरण के उपागम, जो BA ऑनर्स पार्ट 3 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है। कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए भूगोलवेत्ताओं द्वारा अलग अलग उपागमों को अपनाया गया है। इन उपागमों में प्रदेश निर्धारण के आधार भिन्न भिन्न रखे गए हैं। कृषि प्रादेशिकरण के उपागमों को मोटे तौर पर हम 5 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है परंपरागत उपागम। कृषि प्रदेश का सीमांकन करने का यह प्राचीन उपागम है, सबसे प्राचीन उपागम है। इस उपागम में किसी क्षेत्रीय इकाई को धरातल, जलवायु आदि तत्वों के आधार पर प्रदेशों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें केवल एक फसल को ही क्षेत्रीय वर्णन का आधार माना जाता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने धरातलीय स्वरूप के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं ने जलवायु के आधार पर कृषि प्रदेशों का परिसीमन किया। भौतिक कारक ही जलवायु और धरातल जैसे कारक हैं। इस परंपरागत उपागम के प्रमुख आधार हैं, क्योंकि ये हमारे फसल प्रतिरूप, कृषि पद्धति आदि को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारणों से इनको प्रमुख आधार के तौर पर स्वीकार किया। दूसरा हमारा जो उपागम है वह है फार्मिंग पद्धति उपागम। ज्यों-ज्यों कृषि के क्षेत्र में विकास होता गया, तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ता गया, पूंजी का प्रयोग बढ़ता गया, उसी के आधार पर हमारे कृषि प्रादेशिकरण के पद्धतियाँ, फसलों के प्रतिरूप, फसल उत्पादन का उद्देश्य आदि बदलते गए। और इस कारण से जो विकसित देश हैं, जहाँ कृषि को औद्योगिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, केवल आर्थिक तत्व वहाँ महत्वपूर्ण होता है, जीवन निर्वहन का तत्व जहाँ महत्वपूर्ण नहीं होता, उन क्षेत्रों में फार्मिंग कृषि होने लगी। और इसी फार्मिंग कृषि को ध्यान में रखते हुए ये फार्मिंग पद्धति उपागम विकसित हुआ। इस उपागम के अंतर्गत कृषि प्रदेश का अध्ययन विशेष तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देशों में, कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में होता है। इस उपागम में कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त होता है। कृषि को उद्योग मान करके ही किया जाता है। आर्थिक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर जो भी फसलें उत्पादित की जाती हैं वो फसलें मुद्रादायक होती हैं, मुद्रादायनी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। इन फार्मों पर दुग्ध उत्पादन हो सकता है, मांस और ऊन उत्पादन हो सकता है, या कैश क्रॉप्स का उत्पादन हो सकता है। तो इस आधार पर यहाँ जो कृषि प्रादेशिकरण होता है वो दुग्धोत्पादक प्रदेश, मुद्रादायनी फसलोत्पादक प्रदेश, मांस और ऊन उत्पादक प्रदेश आदि के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपागम है बहुकारक उपागम, जिसको हम कहते हैं।
जैसा नाम से आप देख रहे हैं, इस उपागम में अनेक कारकों को आधार बनाया जाता है कृषि प्रदेशों के परिसीमन का। इस उपागम को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी उपागम माना जाता है। इसमें कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए कृषि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो अनेक कारक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। बहुत सारे भौतिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं। इन सबको शामिल करते हुए इस उपागम के माध्यम से कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि कृषि को अनेक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं, अतः इस उपागम में उक्त सभी महत्वपूर्ण जो आधार हैं उनको सम्मिलित करके प्रादेशिकरण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है शस्य संयोजन उपागम। फसलों के संयोजन के आधार पर भी कृषि का प्रादेशिकरण हुआ। विश्व में जलवायु, धरातल, जनसंख्या घनत्व, सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, प्राविधिक ज्ञान इत्यादि में क्षेत्रीय भिन्नताएं मिलती हैं, यह हम सब जानते हैं। इन सब के भिन्न भिन्न होने के कारण कृषि के प्रकारों में अंतर आता है, उनकी पद्धतियों में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण विश्व में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर व्यापारिक कृषि प्रचलित है, तो कुछ ऐसे हैं जहां पर जीवन निर्वहन कृषि चलती है। शस्य संयोजन उपागम का प्रयोग कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु प्रायः ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत है, चीन है, ऐसे देश जो अभी विकसित नहीं हैं, विकासशील देश हैं, जहां पर खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों के उत्पादन से जीवन निर्वहन करना है, वहां पर सामान्यतः इसका उपयोग होता है। भारत में भी अनेक जगह अनेक विद्वानों ने इसका इस्तेमाल करते हुए भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, जैसे कुमारी पी सेन गुप्ता ने, NP अय्यर साहब ने, भाटिया साहब ने, प्रोफेसर जसवीर सिंह जी ने, सिद्दीकी जी ने, इन सब ने इस शस्य संयोजन उपागम को इस्तेमाल करते हुए भारत में कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया है। चूँकि इन देशों में खाद्यान्न फसलों का अधिक महत्व होता है, मांस उत्पादन, मुर्गी पालन, दुग्धोत्पादन यहाँ की गौण महत्व रखने वाली उपजें हैं कृषि की, तो इन क्षेत्रों में जहाँ जीवन निर्वहन कृषि है, शस्य संयोजन उपागम को अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है प्राविधिक ज्ञान उपागम है। हम जानते हैं कि कृषि में तकनीक का, प्रविधि का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। प्राविधिक ज्ञान का उपयोग करने से कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उत्पादन के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो इस प्राविधिक ज्ञान को कृषि में अधिक महत्व दिया जाने लगा और जो कृषि वैज्ञानिक हैं, भूगोलविद हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बाद के काल में आकर के इस बात पर अधिक ध्यान दिया, अधिक महत्व इस बात को प्रदान किया कि प्राविधिक ज्ञान का इस्तेमाल कृषि में कितना होता है, इस आधार पर कृषि प्रादेशिकरण किया जाना चाहिए। प्राविधिक ज्ञान से प्राकृतिक संसाधनों को भी लाभप्रद बनाया जा सकता है। कृषि में निरंतर बढ़ रहे तकनीकी प्रयोगों के आधार पर प्राविधिक ज्ञान उपागम को कृषि प्रदेशों की परिसीमन हेतु प्रयोग किया जाना नवीन है। बाद के काल में ये सब हुआ, प्रारंभिक काल में तो परंपरागत या बहुकारक उपागम आदि का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका उपयोग होने लगा है। विश्व के देशों का कृषि प्रादेशिकरण एबलर महोदय ने उक्त विधि से ही, उक्त उपागम से ही किया। उन्होंने उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति संसाधन की गणना की और इस उपागम के आधार पर विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया। अब एक दूसरा आधार आता है
ये तो हमने 5 मुख्य उपागम बता दिए हैं। अब रूपक प्रधानता के आधार पर भी कृषि प्रदेशों का परिसीमन हो सकता है। इस उपागम में भी इसमें 3 श्रेणियां हैं इसकी। पहला है एक रूपक प्रदेश उपागम है। इस उपागम के आधार पर जब कृषि प्रादेशिकरण करते हैं तो सर्वाधिक महत्व की जो फसल है उसको अध्ययन का आधार माना जाता है। इस उपागम के आधार पर यूएसए में कृषि पेटियों का निर्धारण किया गया। हम जानते हैं यूएसए में जैसे कपास मेखला है, मक्का मेखला है, बसंतकालीन गेहूं मेखला, इस प्रकार से अनेक मेखलाओं का निर्धारण किया गया। वो इसी उपागम से एक रूपक प्रदेश उपागम के आधार पर मेखलाओं का निर्धारण किया गया और इसको वहाँ बहुत महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश निर्धारण की विधि के रूप में, उपागम के रूप में अपनाया जाता है। दूसरा है बहुरूपक प्रदेश उपागम। जैसा नाम से स्पष्ट है, बहुरूपक उपागम द्वारा प्रादेशिकरण का जब कार्य किया जाता है तो कृषि की अनेक विशेषताओं को इसमें शामिल किया जाता है। इनके विश्लेषण संश्लेषण के आधार पर प्रादेशिकरण किया जाता है। परंतु इस उपागम द्वारा प्रदेश परिसीमन का कार्य थोड़ा कठिन होता है क्योंकि आंकड़ों को एकत्र करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। बहुपक्षीय प्रदेश उपागम को 4 वर्गों में रखा जाता है। एक भूमि सामर्थ्य प्रदेश निर्धारित किए जा सकते हैं, एक खेत पद्धति प्रदेश निर्धारित किए जा सकते हैं, एक फार्मिंग प्रदेश निर्धारित किए जा सकते हैं और फिर कार्यात्मक कृषि प्रदेश निर्धारित किए जा सकते हैं। भूमि सामर्थ्य प्रदेश के निर्धारण के लिए इस